Good evening, everyone. Am I audible? आवाज आ रही सभी को? किसी को वॉइस में कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? चलो ठीक है। आज व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैंने एक असाइनमेंट भेजा है। वो असाइनमेंट जो है वो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड है। ठीक है। देखो जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत कम है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराया, आज अभी की क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के हिसाब से वो कंप्लीट हो जाएगा। बट जब तक तुम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि मेरे सामने, मैं अपने सामने बैठा के अगर मान लो तुम इससे करवाता हूँ तो वो तुम कर लोगे। बट अगर एग्जाम में आ गया या तुम खुद से करने बैठोगे तो तुम्हें दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम खुद से अटेम्प्ट करोगे कॉन्फिडेंस तुम्हारा उतना हाई होगा। ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के पीछे मत रहना, क्योंकि एनसीईआरटी में गिने चुने क्वेश्चंस हैं। 2-3 बार बनाने के बाद तो उसके आंसर्स भी याद हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी पे टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना। हमें बाकी सेम पैटर्न पे जहां जहां से क्वेश्चन मिल रहा है सभी करना है। तो असाइनमेंट इज एनफ, अगर असाइनमेंट भी कर लेते तो वो भी काफी है। तो लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन करवाया था, आई थिंक ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था या ये करवाया नहीं था? कैन एनीबडी टेल मी, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया था या होमवर्क दिया था? कुछ ऐसा है या फिर क्वेश्चन में हमने क्लास में डिस्कस ही नहीं हुआ था ऐसा क्वेश्चन कोई? हर्ष बता सकते हो? नॉट डिस्कस, ठीक है। तो चलो आज का सेशन की जो शुरुआत हम करेंगे इस क्वेश्चन से करेंगे। ये हमारे आज के सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन है। पैटर्न वही है जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। सभी को पता ही होगा कैसे करना है। 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से cot a क्या हो जाएगा 4/3। एंड फिर हम क्या करेंगे, tan a की वैल्यू, cos a और sin a की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डू यू वांट टू अटेम्प्ट इट? क्या अटेम्प्ट करना चाहोगे या मैं डायरेक्टली सॉल्व करवाना शुरू कर दूं? टेल मी इन द चैट बॉक्स, डू यू वांट टू अटेम्प्ट दिस? क्या लगता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई ये अटेम्प्ट किया जा सकता है या हम सॉल्व करें सीधे? चलो सॉल्व ही करते हैं। ठीक है, लग नहीं रहा है कि तुम्हारे में अभी इतना कॉन्फिडेंस आया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 देन वी हैव टू प्रूव दिस। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो गिवन क्या है ये देखो, गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो यहां से cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। अब अगर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो cot a जो होता है वो tan a का ऑपोजिट होता है। tan a होता है p/b, तो cot होगा b/p। ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लेट b इज इक्वल टू 4k एंड p इज इक्वल टू 3k। इसे हम k के टर्म्स में क्यों लिखते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्योंकि जो रेशियो, जो फ्रैक्शन होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ रहता है 4/3। अब अगर मान लो b हमारा 8 होता और p हमारा 6 होता तो भी ये कट के क्या आ जाता, 4/3 आ जाता। तो फ्रैक्शन से हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, इसलिए हम k के टर्म्स में लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर b को 4 मत सिर्फ एज्यूम कर लेना। ठीक है, हम 4k लेंगे। उसी तरह p को सिर्फ 3 नहीं ले सकते, हम 3k लेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, एक हम डायग्राम बना लेते हैं साइड में कि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है। एंगल ए इसे बना देते हैं। तो अगर एंगल ए ये है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 3k है। बेस क्या है, 4k है। हाइपोटेनस का हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस निकालते हैं। सो
बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना ही है, एच स्क्वायर। पी स्क्वायर हो गया हमारा 3k का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4k का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ये हो गया हमारा 25k स्क्वायर। ये एच स्क्वायर की वैल्यू आई, ठीक है। तो एच क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5k। तो एच हमारा क्या आ गया, 5k आ गया। अब हमें जो प्रूफ करना उस पर हम देखते हैं, ध्यान देते हैं। जो हमारा एलएचएस है, एलएचएस है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। बच्चे लास्ट क्लास में मैंने सभी को समझाया था, दोबारा मैं बताता हूं। अगर मान लो हमारे पास tan ए है, ठीक है, और tan ए को हम स्क्वायर करते हैं, तो इसे हम लिखते हैं tan स्क्वायर ए, ठीक है, ना कि इसे हम tan ए स्क्वायर लिखते हैं, ये गलत है, ठीक है। tan ए का स्क्वायर जो होता है वो होता है tan स्क्वायर ए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे tan स्क्वायर ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बेसिकली हमें क्या करना है, tan ए का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस tan ए का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan ए का स्क्वायर। tan ए क्या होता है भाई, tan क्या होता है, p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan या तो हम यहां से निकाल सकते हैं, या तो हमें cot दिया हुआ था 4/3, cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो वहां से भी tan 3/4 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 3/4 स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। तो भाई ये हो गया 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये होगा 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16, ठीक है। तो फर्दर ये क्या हो जाएगा, देखो 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 इज 25 अपॉन 16, 16 कैंसिल हो गया, ये आ गया 7 अपॉन 25। ये आया हमारा LHS। अब LHS ही आया तो अब हमें क्या निकालना, RHS भी निकालना है, तो RHS निकालते हैं। अच्छा, राइट साइड वाला पार्ट इरेज कर दूं, ये सभी ने कॉपी कर लिया है, राइट साइड का पार्ट, सॉरी लेफ्ट साइड का पार्ट सभी ने कर लिया, स्टार्टिंग का कॉपी इरेज कर दूं। चलो मैं यहीं पे साइड में कर देता हूं। हमें RHS क्या निकालना है, RHS है हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर ए क्या होगा, जैसे भी मैंने बताया cos ए का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन ए का स्क्वायर। तो cos ए की वैल्यू देखो भाई क्या होता है, cos ए क्या होता है b बाई एच, तो इट इज 4k बाई 5k, के कट गया 4/5 आ गया, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। cos क्या होता है, b बाई एच होता है, तो हो गया 4k अपॉन 5k, के कट गया तो 4/5 आ गया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। माइनस साइन ए, साइन क्या होता है p बाई एच, p क्या है 3k अपॉन 5k, के कट गया वो हो गया 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम ले लो भाई, डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे 25 आ गया, ऊपर हो गया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या हो गया हमारा 7। तो 10 जो हमारा LHS है और RHS वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। दोनों क्या आ रहा है 7/25 के इक्वल आ रहा है, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो बेसिक्स ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो ट्रिगो में मार्क्स नहीं कटेंगे, और बेसिक स्ट्रांग करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, प्रैक्टिस। अभी जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, बाद में
चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बच्चे ये सोचते हैं कि सर अभी सिर्फ एनसीईआरटी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। बाद में टाइम नहीं मिलता, बाद में प्री बोर्ड्स वगैरह का स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है, फिर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। तो अभी जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर लो प्रैक्टिस। कॉपी हो गया होगा तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना। चलो, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है, किसी का बचा हुआ है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक नया तरह का क्वेश्चन है, आज के सेशन का ये सेकंड क्वेश्चन है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equals to cos B। acute का क्या मतलब होता है भाई? लेस देन 90 डिग्री। such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। ठीक है, इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा। पहले, सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है? हाँ जी एनसीईआरटी। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर आई थिंक एक्सरसाइज में देख लो, 5th या 6th होगा कोई। सर 6th है। ठीक है, क्वेश्चन छोटे छोटे, ओके अगर सर। तुम चाहो तो क्वेश्चन भी साथ साथ लिख लो, बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो रजिस्टर में अगर ऐसा लगता है कि बाद में रिवाइज करने में दिक्कत होता है तो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको वहीं पे कॉपी कर लेना क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute एंगल सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक लॉन्ग मेथड है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी दिया हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लॉन्ग मेथड है और दूसरा शॉर्ट मेथड है। तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा। बेसिकली दो मेथड बताने का ये मतलब है कि अगर ये ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आया, 3 या 4 मार्क कर आया अगर, तो लॉन्ग मेथड से प्रेफर करोगे, और अगर ये 2 मार्क्स का आ गया तो शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर लोगे। ठीक है,
तो मैं दोनों मेथड यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। लॉन्ग मेथड एनसीईआरटी का है और शॉर्ट मेथड जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो जो दो एंगल्स की बात की जाती है ना, तुम दो ट्राइंगल्स लो जिसमें ए और बी हो। तो हमने पहला ट्राइंगल ये लिया जिसमें एक एंगल को मैंने ए बना दिया और दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया जिसमें इसको मैंने बी बना दिया। बाकी एंगल्स अपनी मर्जी से नेमिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको बोल देता हूं पी क्यू आर एस। ये 90 मैंने ले लिया इसको, ठीक है। तो हम बोलते हैं कंसीडर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए पी क्यू and triangle BSR such that angle Q and angle S are right angles. ठीक है। अब हमने जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एंगल cos A और cos B के टर्म्स में दिया हुआ है, तो इसलिए हमने A को नीचे ले लिया है, ठीक है। अब देखो cos A क्या होगा और cos B क्या होगा ये देखते हैं। गिवन हमें क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अगर एंगल ए हमारा ये है तो बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, हाइपोटेनस हो गया ये। उसी तरह यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ सॉरी ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो अगर हम cos A की बात करते हैं तो cos A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज AQ अपॉन AP। cos B की अगर हम बात करते हैं तो cos B क्या होगा, BS अपॉन BR। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखो इसके बाद जो हम स्टेप करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको ध्यान से देखना, पहले समझ लेना फिर कॉपी करना। हमें अगले स्टेप में क्या करना होता है कि जैसे बेस और बेस को हमें ऊपर नीचे लिखना होता है, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को ऊपर नीचे लिखना होता है। तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, AQ हमारा क्या है, AQ हमारा बेस है और AP क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। BS क्या है हमारा, BS हमारा बेस है और BR क्या हमारा हाइपोटेनस है। तो बेसिकली इसको हमें अब रीअरेंज करना है कि बेस बेस ऊपर नीचे रहे, हाइपोटेनस हाइपोटेनस ऊपर नीचे रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, BS को यहां से हम यहां भेज देते हैं। तो क्या होगा, बेस बेस ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक बेस है, और AP को यहां से हम भेज देते हैं यहां पर। उससे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पूरे मैथमेटिकल जो हमारा ट्रांसपोजिशन होता है उसको ध्यान में रखते हुए किया है, ठीक है, कुछ भी अपने मर्जी से नहीं कर दिया है। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया AQ अपॉन BS इज इक्वल टू AP अपॉन BR। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है? कोई डाउट है यहां तक, कोई कुछ? अब देखो तो बेसिकली ये किस चीज का रेशियो है, बेस का रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हमें इस तरह से रेशियो में अरेंज कर लेना, बेस बाय बेस और हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस। अब जब हमारे ये रीअरेंजमेंट हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसको के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। लेट ये जो बेस बाय बेस और हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस का रेशियो है, इसको हमने किसके इक्वल ले लिया, के इक्वल ले लिया, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसके बाद, अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बचा क्या, परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का रेशियो लेके क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
जो साइड्स, जिन साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस का दिया हुआ है, तो उसको नहीं, जो नहीं दिया हुआ है उसके रेशियो को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम करते हैं नाउ परपेंडिकुलर। तो ऊपर देखो AQ है, AP है, ये किस ट्राइंगल की बात हो रही है? पहले वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, AQ और AP। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? PQ। और नीचे में देखो किस ट्राइंगल की बात हो रही है? ये सेकंड वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, BS और BR। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? RS है। ठीक है, तो PQ और RS क्या है? दोनों ट्राइंगल का परपेंडिकुलर का रेशियो है। ठीक है, अब यहां पर हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो भाई, PQ को हम क्या लिख सकते हैं? PQ कैन बी रिटन एज AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। उसी तरह से RS जो परपेंडिकुलर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? RS को लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज BR स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर दैट इज BS स्क्वायर। हमने कैसे यहां पे लिख दिया? सिंस वी नो दैट परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमें यहां पे क्या करना है ना, कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना है। वो कैसे होगा ये देखो। सबसे पहले तुम यहां से, मैं रफ में एक चीज कर रहा हूं, देखना रफ कर रहा हूं, ठीक है, समझना बस इसको। यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि AQ अपॉन BS जो है वो के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहां से AQ क्या हो सकता है? K इंटू BS। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? क्या AQ को मैं K इंटू BS लिख सकता हूं? अच्छा, उसी तरह से ये सेकेंड और थर्ड टर्म को देखो। सेकेंड टर्म क्या है? AP अपॉन BR, ये भी K के इक्वल है। तो यहां पर AP किसके इक्वल हो जाएगा? K इंटू BR। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? ये तुम कॉपी कर लेना, ठीक है, जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा उसको साइड में लिख ही लेना, नहीं तो बाद में फिर नहीं समझ में आएगा कि क्या किया था यहाँ पे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो देखो, तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ क्या है? यहाँ पे AP स्क्वायर है। AP को क्या लिख सकते हैं? KBR। ठीक है, AP क्या है? KBR है। तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं, AP स्क्वायर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? K स्क्वायर BR स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह AQ, AQ क्या हमारा? K इंटू BS। तो AQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? K स्क्वायर BS स्क्वायर। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो ठीक है, तो अब क्या करना सर एक हमें? बार दोबारा समझा दो। कहां से समझाऊं? सर यही वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे AQ क्या, AP क्या था? K इंटू BR था, हमने निकाला है। ठीक है, तो AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे देखो रफ कर रहा हूं। AP जो है वो हमारा क्या है? K इंटू BR। तो AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस पूरे का स्क्वायर K इंटू BR का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? K स्क्वायर BR स्क्वायर। बात आई समझ में हर्ष? हाँ जी सर। ठीक है, ये रफ है। ठीक है, किसी बच्चे ने नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लेना। ये रफ है हमारा। और नीचे न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर उसको कुछ नहीं करना, उसको वैसे ही लिख देना। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ BR स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर। ठीक है, यहां तक नोट डाउन हो गया तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे करूंगा।
बच्चे जिनका जिनका हो जाएगा मुझे चैट बॉक्स में बता देना, सो दैट मैं आगे फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कंटिन्यू करूं। ध्रुव, तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं भाई? सर आ रही है। जी सर आ रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी ने कॉपी कर लिया तो आगे करते हैं। तो देखो मैं इसे बस इरेज कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे फर्दर हम इससे आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू, ऊपर में देखो, ऊपर में के स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है न्यूमरेटर में, दोनों टर्म में के स्क्वायर है, के स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, और के स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ के हो जाएगा। तो ये हो गया बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। ये बात समझ में आई? हमने शुरू में क्या किया, के स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों टर्म से, के स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। अब के स्क्वायर जब बाहर आएगा रूट से तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे के लिख दिया। किसी बच्चे को इस स्टेप में कोई डाउट? नीचे क्या हमारा, अंडर रूट ऑफ बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है कि ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो रहा है। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये के इक्वल हो गया, मतलब कि पी क्यू बाई आर एस किसके इक्वल है, के इक्वल है। अब देखो, अगर मैंने इसको इक्वेशन 1 लिया होता, ठीक है, इसको अगर इक्वेशन 1 लिया होता और इसको इक्वेशन 2 मान लू, तो क्या हो रहा है, के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू अपॉन आर एस। तो फ्रॉम 1 and 2 ए क्यू अपॉन बी एस इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे एक बार ये देखते हैं क्या ये, ए क्यू क्या है भाई, ए क्यू बेस है, बी एस भी क्या है, बेस है, एपी क्या है, एपी हाइपोटेनस है, ये भी क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम ये बोल सकते हैं द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब बेस का रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो और परपेंडिकुलर का रेशियो सेम है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 10 कॉरेस्पॉन्डिंग sides of both triangle are proportional। देखो अभी जब हम सिलेबस में आगे पढ़ेंगे तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ट्राइंगल्स, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हम पढ़ते हैं उसमें। तो सिमिलैरिटी का ये मतलब होता है कि दो ट्राइंगल्स एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, उनकी साइज सेम नहीं होती है बट उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मैं इसको एक अलग से करवा दे रहा हूं,
फिर बाद में मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा। तो साइड में मैं एक छोटा सा नोट लिखवा रहा हूं, उसे नोट कर लेना कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं। साइड में कहीं पे लिख लेना सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। सो दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, मैंने जानबूझ के दोनों ट्राइंगल का साइज अलग अलग बनाया है, ठीक है। सो इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, सिमिलर का साइन क्या होता है, ऐसे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी की साइन क्या होती थी, ये होती थी कॉन्ग्रुएंसी की साइन, जो 9th में पढ़ा था। यहाँ पे सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं कर रहे, सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। सो इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, देन इसके ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ऑल, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का मतलब एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। ऑल्सो corresponding sides are proportional। इसका क्या मतलब है, ए बी अपॉन पी क्यू का जो होगा रेशियो, इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ये होता है सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो और हाइपोटेनस का रेशियो क्या सेम है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसको हम क्या, इससे हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये बात सभी को समझ में आई, नोट डाउन हो गया ये चीज, इसे नोट डाउन कर लेना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। सर पहले वाली स्लाइड दिखा दोगे, बस एक बार स्क्रीनशॉट करना है। मैं उसे दिखा दूंगा, अभी वहीं पे जाएंगे, उसे सॉल्व करना है अभी। इसे पहले कॉपी कर लो, फिर मैं उस पे ही जाऊंगा, अभी वो मुझे पूरा करवाना भी है, अभी पूरा हुआ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ना, वहां पे स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। सर एक बार सर छोटा वाला मेथड भी समझा देना। क्या बताऊं, सर आपने कहा था ना एक शॉर्ट मेथड भी है इस क्वेश्चन का। शॉर्ट मेथड कराऊंगा, पहले लॉन्ग मेथड कंप्लीट हो तभी तो शॉर्ट कराऊंगा ना। ओके सर। इसके बाद करा दूंगा, ये कॉपी कर लो, फिर वो करते हैं। पहले ये वाली कॉपी हो गई है, तो पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सर हो गई कॉपी। सभी का ये पार्ट कॉपी हो गया, तो देखो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया भाई, कि बेस का रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या है, सेम है। तो द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब हो गया, ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी आर एस, ठीक है। दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसका क्या मतलब होता है, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल बी के इक्वल हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, प्रूफ हो गया यहाँ पे। ये कॉपी हो गया, मुझे बता देना, फिर हम नेक्स्ट शॉर्ट मेथड देखेंगे।